रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर? यस मैम। हम लोग एज 13 कर रहे थे, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद इलास्ट्रेशन का। तो ये सब थियोरेटिकल है, तो पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बोला है मिस्टर एक्स एक्वायर्ड 200 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर 70,000। तो मिस्टर एक्स ने 200 शेयर्स परचेस किए हैं जो कि कम राइट बेसिस है। कम राइट बेसिस का मतलब होता है कि फ्यूचर में इस शेयर्स पे जब राइट शेयर कंपनी इशू करेगी तो इन्हें भी वो राइट शेयर्स मिल जाएगा। कम राइट का मतलब राइट्स के साथ परचेस किया, मतलब राइट शेयर जब इशू होगा तो इनको वो राइट शेयर्स मिल जाएंगे। 70,000 का है 200 शेयर्स। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव एन ऑफर ऑफ राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 एट 107। तो इनको क्योंकि कम राइट बेसिस था तो इन्हें राइट शेयर जब इशू हुआ तो इन्हें राइट शेयर्स जो मिलेगा वो 1:1 में मिलेगा। वो तो कंपनी डिक्लेयर करता है कि कौन से रेशियो में मिलेगा। 107 करके खरीदना पड़ेगा। ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल ऑल द राइट्स फॉर 12,000। तो उन्होंने सारे राइट्स बेच दिए 12,000 रुपए से। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट हैज गॉन डाउन टू 60,000। एक्स राइट मतलब राइट इशू होने के बाद, राइट इशू होने के बाद शेयर्स का प्राइस जो कि 60,000 तक जाके पहुंचा है। वट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बता देते हैं यहाँ पर। सबसे पहला बात है कि इन्वेस्टमेंट जो परचेज हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो परचेज हुआ है वो है 70,000 रुपीज के शेयर्स का। अच्छा, अब राइट शेयर्स कितना मिला है? राइट शेयर्स 70,000 शेयर्स। 70,000 यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है 200। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितना मिलेगा, क्योंकि बोला है 1:1 में कंपनी ने इशू किया है एक के बदले एक, तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स हो जाएगा 200। मतलब अगर 200 होल्डिंग है तो 200 ही राइट शेयर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब कितना करके खरीदना पड़ा है? एट द रेट ऑफ 107 करके। अब जैसे ही राइट इशू हो चुका है उसके बाद इन्होंने क्या किया, सारे राइट्स बेच डाले, ठीक है। तो सेल ऑफ राइट, राइट राइट शेयर्स जो बेच दिया है उसका सेल वैल्यू यहाँ पर बता दिया कितने में बेचा है, डायरेक्टली 12,000। तो हम लोग भी वही 12,000 ही लिखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर राइट शेयर्स हम लोग बेच देते हैं, राइट शेयर्स का बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। जिसको राइट्स मिल रहा है उसके लिए वो ऑप्शनल होता है। तो वो चाहे तो बेचे, चाहे तो रखे, चाहे तो पार्शियली बेचे। ये रहा सब्सक्राइब इन फुल, सब्सक्राइब इन पार्ट, ठीक है। तो सेल कर देने से सेल ऑफ राइट्स कहाँ चला जाएगा? पीएल में। पीएल में ये क्रेडिट हो जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रूल्स ये होता है कि ये बेच के जो पैसा मिला ये हम लोग का पीएल में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट इन पीएल, ये नॉर्मल होना चाहिए था। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट इशू होने के बाद जो वैल्यू है वो 60,000 हो गया है। तो एक्स राइट वैल्यू 60,000 हो चुका है। मतलब जिस शेयर्स के अगेंस्ट में हमें राइट शेयर मिला जो कि हमारा 70,000 का शेयर्स था, उस शेयर्स का वैल्यू अभी हो चुका है 60,000, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का डाउन है, डाउन कितना हुआ है प्राइस? डाउन हो चुका है प्राइस 70,000 का शेयर्स राइट इशू होने के बाद 60,000 का हो चुका है। तो ये 10,000 रुपए से
इसमें गिरावट दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे डिक्लाइन हो गया, 10,000 से डिक्लाइन हो गया है। तो अगर 10,000 से डिक्लाइन हुआ है तो रूल्स क्या होगा? रूल्स ये है कि राइट शेयर बेच के जो इनकम हुआ है 12,000, उससे पहले हमें इस लॉस को, इस डिक्लाइन को सेट अप करना होगा। मतलब एंट्री ऐसे हो जाएगा, एंट्री से बता देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 12,000 रुपए राइट शेयर्स बेच के मिले, ठीक है। नॉर्मली ये पूरा ही टू पीएल बोल के क्रेडिट हो जाना चाहिए, एक्चुअली सेल ऑफ राइट टू पीएल, लेकिन यहाँ पर पीएल में पूरा क्रेडिट नहीं होगा। हमें पहले जितना डिक्लाइन हुआ है उतने वैल्यू को सेट अप करना पड़ेगा, तो उतने से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मेरा कम हो जाएगा। तो मेरा 70,000 का इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है 60,000, तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, तो 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। बाकी अभी 2,000 जो बचा है उसको हम लोग इनकम दिखा सकते हैं, पीएल में क्रेडिट करके दिखा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर राइट इशू होने के बाद शेयर्स का वैल्यू कम हो जाता है तो, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ शॉर्टकट में बता दिया। ये बेसिकली थियोरेटिकली हो गया ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरीके से लिख के बताया, तो हम ये पढ़ के बता देते हैं। एग्जाम में इस तरीके से हमें लिखना चाहिए, एज पर एज 13 इन्वेस्टमेंट वेयर द इन्वेस्टमेंट आर एक्वर्ड ऑन कम राइट बेसिस। अगर कम राइट बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेस किए, मतलब राइट जब भी इशू होगा हमें वो राइट शेयर्स मिलेगा, उसको बोलते हैं कम राइट बेसिस। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर देयर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे आर एक्वर्ड। मतलब जितने वैल्यू से वो एक्वर हुआ था, जैसे इस क्वेश्चन में था 70,000, एक्स राइट का मतलब राइट इशू हो जाने के बाद अगर उसके वैल्यू में किसी तरीके का गिरावट आ जाता है, कम हो जाता है, कॉस्ट से कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर है कॉस्ट हम लोग का है 70,000, 60,000 हो गया, यानी 10,000 से कम हो गया है। ये अगर ऐसा होता है, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू मार्केट टू द मार्केट वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सेल प्रोसीड्स जो भी मिलेगा राइट्स बेच के, तो राइट्स बेच के सेल प्रोसीड्स कितना आया था 12,000, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे? टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब जिस वैल्यू पे हम लोग अपना एसेट्स को दिखाने वाले थे बैलेंस शीट में, अगर वैल्यू ना कम होता तो 70,000 से दिखाते, क्योंकि कम हो गया तो 60,000 से दिखाएंगे। तो जो कैरिंग अमाउंट है वो मेरा रिड्यूस हो गया, कितने से? 10,000 से। तो हमें उसको मार्केट वैल्यू में दिखाना पड़ेगा, जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा है। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का चल रहा है 60,000, तो हमें भी 60,000 से रिकॉर्ड करना है, मतलब 70 से 60 में जाना है, तो 10,000 रिड्यूस करके दिखाना है। और वो रिड्यूस्ड अमाउंट को हम लोग सेल प्रोसीड्स के थ्रू से एडजस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे सेल प्रोसीड्स को ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। इन दिस केस अब यहाँ पर इलाबोरेट किया है कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, द अमाउंट ऑफ एक्स राइट मार्केट वैल्यू 200 शेयर्स बॉट बाय एक्स इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉल्स टू 60,000। बोल रहा है कि एक्स राइट मार्केट वैल्यू 200 शेयर्स का कितना हो गया है राइट इशू होने के बाद 60,000। तो आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ 12,000, 10,000 में बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट, क्योंकि कैरिंग अमाउंट 60,000 करना है। 70 से 60 करने का मतलब 10,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसे मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर कर ले, टू ब्रिंग इट टू द मार्केट वैल्यू। एंड 2,000 जो बचेगा वुड बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी चीज को मैंने वहां पर लिख के दिखा दिया, बट हम लोग जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हमें इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि एज 13 हमें क्या बताता है और इस केस में हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो एज 13 हमें ये बताता है कि अगर कम राइट बेसिस पे हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर रखा है, शेयर्स परचेस कर रखा है, और आफ्टर राइट इशू अगर उसका मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, तो हमें क्या करना है, उस सेल प्रोसीड्स का यूज करना है मार्केट वैल्यू से, जित मार्केट मतलब कॉस्ट से मार्केट वैल्यू में जितना गिरावट दिख रहा है या जितना रिड्यूस हुआ है, कैरिंग अमाउंट में हमें बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो कैरिंग अमाउंट क्योंकि अब हमारा मार्केट वैल्यू होगा, तो जितने से रिड्यूस हुआ है सेल प्रोसीड्स का यूज करना है उसको रिड्यूस करने के लिए। मतलब ये यहाँ से इस इन्वेस्टमेंट को जो हम 10,000 कम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से करेंगे, तो वो सेल प्रोसीड से करेंगे। ये रूल्स होता है, ये पहले बताना है फिर बोलना है इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। फिर हम लोग बोलेंगे इस केस में इसका मतलब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो परचेस हुआ था कम राइट बेसिस पे 70,000, आफ्टर राइट इशू इट बिकम 60,000, देन इट रिड्यूस 10,000। सो हम लोग सेल प्रोसीड जो 12,000 है उसका यूज करेंगे 10,000 से इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए, और बाकी जो बच जाएगा वो प्रॉफिट बोल के दिखा सकते हैं। बस इतना हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर 10th नंबर इलस्ट्रेशन तो हो गया, कहाँ से करते हैं, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2001 XY लिमिटेड हैज 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 पर शेयर। ऑन 1 जून XY लिमिटेड एक्वायर 5,000। तो ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बना के दिखाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया था, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है टाइमलाइन ड्रॉ करते हुए पढ़ते जाएंगे, नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में टाइमलाइन जरूरी होता है। तो 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001, ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, एक्स वाई लिमिटेड के पास 15,000 इक्विटी शेयर है एबीसी लिमिटेड का एट ए बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10। तो 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15, नॉमिनल वैल्यू 10, नॉमिनल वैल्यू 10, ये दिया हुआ है 1 अप्रैल। इसमें एक्स वाई लिमिटेड के पास है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसका मतलब ओपनिंग ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। इसके बाद बोला है 1 जून 2001 एक्स वाई लिमिटेड फिर से एक्वायर किया है 5,000 शेयर सेम कंपनी का फॉर 1 लाख। 1 जून 2001, तो 1 जून 2001 परचेज 5,000 फॉर 1 लाख, 5,000 इक्विटी शेयर फॉर ₹1 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है एबीसी लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू। अब वो कंपनी ने बोनस और राइट इशू डिक्लेयर किया है। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2001। तो 1 जुलाई को बोनस डिक्लेयर हुआ, बोनस। और बोनस हमेशा रेशियो में बता दिया जाता है, यहाँ लैंग्वेज करके बता दिया रेशियो क्या है, एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अगर किसी के पास 5 पहले से शेयर्स है तो उसे एक बोनस मिलेगा। तो उसको रेशियो जब बता देता है तो वो देखने में कैसे होता है, वो ऐसे देखने में होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है ये, जैसे यहाँ लैंग्वेज में बोल दिया था। तो अगर हम लोग रेशियो में देखें तो ये ऐसे न्यू इज टू ओल्ड होता है हमेशा, न्यू इज टू ओल्ड। तो न्यू कितना शेयर्स मिल जाएगा, 1 मतलब एक बोनस शेयर मिलेगा अगर पहले से किसी के पास कितने सारे शेयर्स है, 5 शेयर्स है। तो न्यू इज टू ओल्ड, इस तरीके से बोनस मिलेगा जो कि फ्री का शेयर होता है। राइट शेयर्स भी मिलेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कि मिल रहा है 1 सितंबर 2001 को। तो ये लिख देते हैं 1 सितंबर 2001, इस दिन राइट शेयर्स मिलेगा। राइट शेयर्स का जो रेट है वो कैसे, राइट शेयर्स मिलेगा 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स। ठीक है, 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स। यहाँ भी वही न्यू इज टू ओल्ड होता है। एट द रेट ऑफ कितना करके लेना पड़ेगा, 20% प्रीमियम। तो शेयर का प्राइस हमेशा, इक्विटी शेयर है कुछ नहीं बोला है तो 10 है, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 10 पे 20% तो 12 हो जाए। फिर बोला है कि नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर्स। ये दोनों शेयर्स पे कोई डिविडेंड पे नहीं होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि डिविडेंड नॉट रिसीव्ड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स ऑन दैट ईयर इन विच दे आर इशूड। मतलब जिस साल बोनस और राइट शेयर्स दिया जाएगा उस साल उस पे कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैंने लास्ट क्लास बता दिया था, इस पे डिविडेंड मिलेगा नहीं, ये हमें हमेशा याद रखना है। ये मिलेगा, इस पे डिविडेंड नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। फिर बोल रहा है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो ये ईयर खत्म होगा कब, 31 मार्च 2000। अच्छा, ये इधर नहीं आएगा, 31 मार्च 2001 बोला है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2001 खत्म होगा, 1 अप्रैल X0 से लेके यहाँ तक, यही हो गया मेरा 31 मार्च 2001। बोला है कि इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है एबीसी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20%, विच वाज रिसीव्ड बाय एक्स वाई लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2001। तो 31 अक्टूबर को रिसीव होगा इस पीरियड का डिविडेंड। अक्टूबर यानी 10, 31 अक्टूबर 2001। तो यहाँ के पीरियड का डिविडेंड यहाँ पे हो रहा है 20% डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और देखते हैं क्या बोला है।
टू कप हाफ द राइट इशू। तो एक्स वाई ने राइट इशू का आधा लिया है, आधा नहीं लिया है, तो राइट इशू कितना होगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले बोनस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा, तो नंबर ऑफ बोनस हो जाएगा, इनके पास 15 + 5 20,000 शेयर्स है, ठीक है। और अगर 5 पुराने शेयर्स है तो एक नया बोनस शेयर मिल जाएगा, 5 के बदले एक, एक के बदले 1/5, तो 20,000 के बदले 4,000, इसका मतलब बोनस मिलेगा। और नंबर ऑफ राइट्स कितना हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा वही ओल्ड होल्डिंग के अकॉर्डिंग। तो रेशियो यहाँ पर कितना है, ओल्ड होल्डिंग 15 + 5 20, 20 + 4 24,000 है, इंटू हो जाएगा 1/6 यानी 4,000, क्योंकि 6 ओल्ड शेयर्स पे 1 न्यू शेयर्स, तो 24,000 ओल्ड शेयर्स पे 4,000 न्यू शेयर्स मिल जाएंगे, राइट शेयर्स। ये परचेस करना पड़ता है, जो कि @12 करके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बताया है कि आधा इन्होंने लिया है, आधा नहीं लिया है, मतलब 2,000 का कैलकुलेशन होगा। 2,000 अब 2,000 क्या बोला है, टू कप हाफ द राइट, मतलब ये 2,000 शेयर्स इन्होंने खरीदा है 12 रुपए करके, इसका मतलब, और सोल्ड द रिमेनिंग राइट फॉर 8 पर शेयर, और ये @8 करके सेल हो गया है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है sold half of its shareholding on 1st Jan 2002 at 16.50। तो यहाँ पर हाफ उन्होंने सोल्ड कर दिया है 1st Jan 2002 को। अब यहाँ पर करते हैं 1st Jan 2002 को सोल्ड, मतलब बेच दिया है हाफ ऑफ इट्स होल्डिंग @ 16.50, ब्रोकरेज 1%। तो @16.50 प्लस ब्रोकरेज देना पड़ेगा 1%, ठीक है। बेचा है आधा शेयर्स, तो जितना था शेयर्स उसका आधा, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे जितना शेयर्स था। बस हमें ये कैलकुलेशन करके दिखाना है 31 मार्च तक का, हमें एवरेज कॉस्ट में कैलकुलेट 31 मार्च 2002 तक का हमें अकाउंट बना के दिखाना है। 31 मार्च 2000 आधा शेयर्स कितना हो जाएगा वो देखना है। तो 15,000 शेयर्स प्लस 5,000, तो ये हो गया 28,000 में से हाफ शेयर्स बेच दिए गए हैं, तो 28,000 का हाफ हो जाएगा, 28,000 का हाफ हो जाएगा 14,000। 14,000, ठीक है। तो 14,000 शेयर सोल्ड आउट हो जाए, ये हमें करना है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर बना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ये वो। तो हम सिर्फ अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही दिखा देंगे एग्जाम में, लेकिन पूरा फॉर्मेट करना चाहिए। यहाँ लिखेंगे डेट, यहाँ डेट वेट जरूरी होगा, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड अमाउंट। हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट था, ये वाला तो वो बोला था कि यहाँ इस पीरियड के प्रॉफिट से डिविडेंड इस पीरियड में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस था, तो वो हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 15,000 शेयर्स @15 करके परचेज हुआ है, तो कितना प्राइस हो जाएगा, 15 × 15 करना है, 15,000 × 15, तो ये हो जाएगा 2,25,000। डिविडेंड कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिविडेंड यहाँ दिया नहीं गया है, और डिविडेंड एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता है। ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। इसके पहले हम लोग डिवेंचर पढ़े थे, जहां पर इंटरेस्ट, जैसे यहाँ डिविडेंड है वहां इंटरेस्ट आता था, इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे लिख सकते हैं। जैसे अगर ये मेरा डिवेंचर होता या बॉन्ड होता और इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट एक्रू होता है। जैसे कंपनी मुझे 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट देगी, ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट देगी, मान लेते हैं 30 सितंबर को और 31 मार्च को, ऐसे 6 मंथ्स के गैप में। तो अब 1 अप्रैल अगर हम मेरा अकाउंट ओपन होता है तो हम 1 अप्रैल को लिखेंगे कि क्योंकि 1 अप्रैल के
पहले मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा सितंबर को, तो अक्टूबर नवंबर सॉरी मार्च को मिला होगा, तब तो मेरा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट एक्रू होगा नहीं। लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसे जून और दिसंबर में इंटरेस्ट देती है, तो उस केस में अप्रैल में अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर था, तो अप्रैल के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, कब मिला होगा, दिसंबर में। तो जैन फेब मार्च, तो 3 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पर एक्रू करके दिखाते हैं। बट डिविडेंड कभी एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता है, वो जब कंपनी डिक्लेयर करेगी तभी मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिविडेंड के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। फिर हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, ठीक है। फिर परचेज हुआ 1 जून को, तो परचेज हुआ है तो एंट्री जो होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फिर वही वाला लिखेंगे हम लोग टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। तो परचेज हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स 5000, 1 लाख रुपए का। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया 5000, 1 लाख। और ये कभी भी एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सॉरी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। फिर उसके बाद 1 जुलाई को कंपनी ने बोनस दिया, तो एंट्री क्या होगा, 1 जुलाई को एंट्री हो जाएगा, बोनस शेयर मिलने से लिखा जाता है टू बोनस शेयर, और ये फ्री में मिलता है। तो इसमें हम लोग को किसी तरीके का अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बोनस शेयर। अब ये इसको हम वर्किंग नोट 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, बट यहाँ किया हुआ है, 2-4 क्वेश्चन है हमें कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ पर ही वर्किंग नोट नंबर 1 लगा देते हैं। और एग्जाम में नीचे करना पड़ेगा, और यहाँ मैंने लिख दिया 4000 और यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। बट ऐसे यहाँ वर्किंग नोट बनाने से नहीं होगा, हमें पूरा पूरा फॉर्मेट फॉलो करना। अब यहाँ डिविडेंड भी नहीं होगा, अमाउंट भी नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये फ्री में मिलता है ये शेयर्स, इसीलिए इसमें कोई अमाउंट नहीं होगा। हो गया 1 जुलाई तक हम लोग पहुंच गए। आफ्टर दैट 1 सितंबर हम लोग राइट परचेस करेंगे। तो 1 सितंबर 2001 तो राइट परचेस करेंगे, तो राइट शेयर्स को पैसे से खरीदना पड़ता है, तो टू बैंक लिख देते हैं, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देते हैं। ये भी यही से हम काम चला लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 2, कितने सारे राइट शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं। वैसे तो राइट्स है 4000 शेयर्स पाने का, मिला भी है हमें, बट हम लोग 2000 ले रहे हैं। तो 2000 शेयर्स परचेस कितने में करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 12 करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000, ठीक है। 2000 शेयर्स, ये वर्किंग नोट 2 से हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर भी ये लिख देते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 20, ठीक है। ऐसे करके मैंने यहाँ से लिया है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिविडेंड का मैटर है, ये इसमें 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिविडेंड 2 तरीके का होता है, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। तो अभी हमें डिविडेंड कौन कौन से शेयर्स पे मिला है, ये बोनस शेयर्स पे नहीं मिलेगा, ये राइट शेयर्स पे नहीं मिलेगा। जिस साल ये इशू होता है उस साल उस पे बोनस नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो मिलने वाले रहे ये 15,000 और 5,000 शेयर्स। तो इस पे डिविडेंड जो रिसीव होगा, दो इसमें डिविडेंड 2 टाइप्स हो गया, ठीक है। तो पहले हम बता देते कितना कितना डिविडेंड रिसीव होगा। तो डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 इंटू 10, मतलब कितना हो गया, 1,50,000 इंटू 20%, यानी 30,000। और आफ्टर दैट 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, तो ये बन जाता है हम लोग का 10,000। लेकिन नेचर अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, ये 10,000 मैंने 1000 लिखा है शायद, हाँ 10,000। अब ये एक है प्री एक्विजिशन, एक है पोस्ट एक्विजिशन। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये जो शेयर्स है ये हमारे ओपनिंग बैलेंस में, मतलब ये शेयर्स का होल्डिंग हमारे पास इस पीरियड में भी था, ठीक है, पहले से ही था, तभी तो हम बोल रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस है ये मेरे शेयर्स का। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स अवेलेबल था। तो जो शेयर्स अवेलेबल मेरे पास प्रीवियस ईयर में था, इस ईयर में था, और इस ईयर के प्रॉफिट से ही मुझे जो है डिविडेंड दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है, इस डिविडेंड को हम लोग बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। ये जो है ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ये वाला पोस्ट, और ये हो जाएगा प्री। अब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्यों है, क्योंकि अब ये जो 5,000 पे मिला, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्यों है, क्योंकि देखो ये जो शेयर्स है ये हम लोगों ने खरीदा 1 जुलाई को, ठीक है, लेकिन इस पे भी मुझे डिविडेंड मिलना है। नॉर्मली डिविडेंड तब मिलना चाहिए जब मेरा एक होल्डिंग पीरियड जनरेट होता है, तो होल्डिंग पीरियड यहाँ भी जनरेट हुआ है, लेकिन मुझे कौन से पीरियड के प्रॉफिट से इस शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, इस पीरियड के प्रॉफिट से मिल रहा है जब ये शेयर्स मेरे होल्डिंग में था ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब मेरे एक्वायर करने के पहले के पीरियड के डिविडेंड मुझे
मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कंपनी तो होल्डर को ही डिविडेंड देती है ना, तो जब सेल परचेस होता है तो जो सेल करता है वो डिविडेंड का प्राइस लेके बेच देता है हमें, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये और ये दोनों में फर्क है। ये दोनों ही शेयर्स में डिविडेंड इस पीरियड से, इस पीरियड के प्रॉफिट से मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बन जाएगा मेरा पोस्ट एक्विजिशन, ये बन जाएगा प्री एक्विजिशन। क्यों प्री एक्विजिशन, क्योंकि इस पीरियड में ये 5000 शेयर्स हमारे पास नहीं थे, ठीक है। फिर भी हमें डिविडेंड मिल रहा है क्योंकि हम लोग होल्डर है यहाँ पर, तो ये मेरा बन जाएगा प्री एक्विजिशन, क्योंकि एक्वर करने के पहले के पीरियड का डिविडेंड। और ये एक्वर होने के बाद, मतलब ये शेयर्स कब एक्वर हुआ है ये हमें नहीं पता, बट इतना तो जरूर पता है ना कि ये वाला ये ओपनिंग में है, मतलब प्रीवियसली ही मेरे पास था, ठीक है। तो जो जो शेयर्स का होल्डिंग हमारे पास था जब, उस पीरियड के प्रॉफिट से, तो पीरियड ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ता है, तो ये है मेरा पीरियड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इस पीरियड में मेरे पास कौन से शेयर्स का होल्डिंग था, ये वाले शेयर्स का, इस शेयर्स का होल्डिंग नहीं था। तो ये मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मेरा इनकम होता है, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिविडेंड रिसीव होगा तो बैंक टू डिविडेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री हम लोग का हो जाएगा 31 अक्टूबर को मिल रहा है ये डिविडेंड, ठीक है। तो बाई बैंक, दोनों में ही बाई बैंक होगा, बट लिखेंगे अलग अलग कॉलम, नंबर से तो कोई लेना देना है नहीं, डिविडेंड मिलने से शेयर्स के नंबर पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है वो मेरा इनकम है, तो वो 30,000 इधर आ जाएगा। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो मेरे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को एडजस्ट करता है। इस पे हम लोगों ने ना लास्ट क्लास बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन किया था, तो ये 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, ये प्री। तो इसको भी हम वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर 3 बना लेते कि मैंने यहाँ से ये वाला चीज लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा टाइम थोड़ा बचेगा, हम लोग का पूरा कैलकुलेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक का आज पे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जा रहे, ये आ गया हम लोग का 1 Jan 2002, जब हम लोगों ने कुछ शेयर्स बेच दिए हैं, जो होल्डिंग में था उसका आधा, तो शेयर्स बेचने से बाय बैंक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 Jan 2002 बाय बैंक, ठीक है। कितने सारे शेयर्स बिक गए, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि ये 4,000 शेयर्स तो हमारे पास टोटल है नहीं ना, इसमें से 2,000 तो हम लोग बेच चुके थे, तो अभी हमारे पास होल्डिंग टोटल कितना था, 15,000 प्लस 5,000, 24, और यहाँ से 2,000, नहीं 24 ही रहेगा ना, 24, और ये, हाँ ये वाला 2,000, ठीक है। एक 2,000 तो हम लोगों ने बेच दिया, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26,000 का हाफ हो जाएगा ये वाला, ये गलत हो गया, क्योंकि 2,000 राइट शेयर्स तो हम लोग बेच चुके हैं, 2,000 राइट शेयर्स हम लोगों ने खरीदा है, तो हमारा होल्डिंग जितना हो रहा है तो उसके हिसाब से 13,000 हो रहा है, होल्डिंग हो रहा है हम लोग का 26,000, ये रहा 15,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, 4,000 बोनस शेयर्स, 4,000 राइट शेयर्स, बट 2,000 राइट शेयर्स हम लोग बेच चुके हैं, तो नंबर ऑफ होल्डिंग हो जा रहा है हम लोग का 26,000. हाँ 26,000, और इसका हाफ हम लोग अगर बेच रहे हैं तो फिर वो हो जाएगा 13,000। तो यहाँ पर नंबर में हाँ 13,000 लिखेंगे। कितना करके बिक रहा है, 16.5, और ब्रोकरेज उसका भी हम वहीं पर वर्किंग नोट बना देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर इसी को हम बना ले रहे हैं 4, ठीक है फिलहाल। तो परचेज प्राइस, सॉरी सेल प्राइस, बेच रहे हैं तो सेल प्राइस कितना है हम लोग का, जो हम लोग सेल प्राइस डिसाइड किए हैं वो है 13,000 इंटू 16.50 प्लस 1% ब्रोकरेज, सॉरी माइनस होगा ना, ब्रोकरेज सेल हो रहा है, बता देते क्यों होगा। हाँ बोलो कितना आ रहा है, 2,123,555. 212, अच्छा ये वाला आएगा 2,123,555, ये शायद कुछ और आ रहा है, ये वाला ना, $2,14,500 और 1% ब्रोकरेज 2,145। तो ब्रोकरेज सेल करने पे लेस इसीलिए होगा, जिस ब्रोकर कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग बेचेंगे, इनकम इतना दिखाएगा, बट ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेगा तो हमसे इतना पैसा डिडक्ट करके बाकी पैसा नेट वैल्यू हमें दे देगा। तो 2,12,355। अब
कोई भी चीज बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है, तो अब हमें चेक करना है कि ये शेयर्स बेच के हमारे पास प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब यहाँ कोई वर्किंग नोट करने का जगह है बचा नहीं है, तो हम नीचे अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5 बना लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो शेयर्स हम लोगों ने बेचा उसका कॉस्ट कितना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, अभी तक हम लोगों ने कितने पैसे खर्चे करके शेयर्स खरीदे हैं, 2,25,000, जिसमें से 15,000 शेयर्स खरीदे, इसके नीचे 15,000 लिखेंगे। एवरेज कॉस्ट में निकालना पड़ेगा, शेयर्स में हमेशा एवरेज कॉस्ट होता है, क्वेश्चन में बता दिया, नहीं भी बताएगा तो भी एवरेज कॉस्ट। उसके बाद 1,00,000 रुपीज खर्चा करके 5,000 शेयर्स, फिर उसके बाद 4,000 बोनस शेयर्स, बट उसका कॉस्ट जो है वो 0 है। फिर बोनस शेयर, राइट शेयर 2,000, 24,000, तो 24,000 कॉस्ट इनकर्ड, उसके अगेंस्ट 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। और यहाँ से ये 30,000 जो है, ये सॉरी, ये 10,000 जो है, जो मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, वो 10,000 मेरे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को हम लोग हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगा कि हम लोगों ने टोटल इतना पैसा खर्चा किया, जिसमें से 10,000 हमें रिड्यूस करने को मिलेगा, और 15,000, 5,000, 4,000 और 2,000 इतने सारे शेयर्स हम लोगों ने खरीदे। तो एवरेज कॉस्ट ऐसे करके निकलेगा, जितना आएगा इनटू कर देंगे जितने शेयर्स हम लोगों ने बेच दिए, तो 13,000, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखते हैं कितना आता है। 14, 1,14,000, 15, 5, 20, 26, 3,000. 3. कितना, 1,69,500, Yes, ma'am. 1,69,500, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो इतने रुपए का चीज मैंने 2,12,355 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ। Hmm. 2,12,355 माइनस 1,69,500, 42,855 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बुक करेंगे क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट साइड में क्रेडिट होगा प्रॉफिट। तो 1 Jan 2002 टू PL, वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट अमाउंट कॉलम में चला जाएगा 42,855। ठीक है, ये सेल हो गया। उसके बाद हम लोग को 31 मार्च को अकाउंट को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो क्लोज कर लेते हैं। 31 मार्च को हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे बैलेंस शेयर्स पड़े हुए हैं। तो कितने, ये 2 होगा, सॉरी, कितने सारे शेयर्स पड़े हुए रहेंगे, 13,000 ही पड़े हुए रहेंगे ना, नॉर्मल है। 26,000 शेयर्स था, 13,000 सोल्ड आउट हो गया, तो इसका मतलब 13,000 ही बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा। बाई बैलेंस CD 13,000 ही पड़ा हुआ रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये 13,000 का कॉस्ट कितना होगा, सेम इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट भी इतना हो जाएगा। कैसे पता चला, बिकॉज ये भी 13,000, वो भी 13,000, तो सेम वैल्यू ही आ जाएगा। इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, बट अभी हम नहीं बना रहे, क्योंकि सेम हुआ ना, बिकॉज 13,000 का कॉस्ट निकाला और बचे हुए शेयर्स भी 13,000, देन सेम कॉस्ट 1,69,500। तो इसीलिए हम कुछ और कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो अब इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर क्लोज। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो टैली हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 15 + 5, 20, 26,000, और यहाँ भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि बैलेंस मैंने निकाल लिया है। अच्छा, डिविडेंड 30,000, तो डिविडेंड का इनकम जो है वो तो PL में जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 31 March 2002 टू PL, ये डिविडेंड का इनकम है। या फिर इसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, मतलब जो इनकम होता है वो PL में क्रेडिट होता है, इनडायरेक्ट इनकम, तो 30,000 यहाँ पर लिखते हैं। अब ये रहा कॉस्ट का कैलकुलेशन, वो कॉस्ट कॉलम को टोटल करते, 2 लाख ये हो गया, 3,25,000 प्लस 24,000 प्लस 42,855, 3,91,855। तो ये हो जाएगा -2,12,355
माइनस 1,79,000 कर देते हैं ये ऐड करके। हाँ, तो मैथ हो गया है। इधर भी आ जाएगा 3,91,855, ये इस तरीके से बचा। तो ये 10th वाला हम लोग का हो गया। अच्छा, अब 10th के बाद 11 हम लोग कर चुके थे जब डिवेंचर किया था। 11 12 दोनों डिवेंचर का क्वेश्चन था, ये हम लोग का हो गया है। अभी हम लोग करेंगे 13 नंबर। तो 13 में लास्ट में पढ़ लेते क्या बोला। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2002, assuming the shares are being valued at average cost। तो कुछ ना भी बोले तो भी एवरेज कॉस्ट ही कहना है। On 1st April 2001, Mr. Vijay had 30,000 इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1st April 2001 में ओपनिंग बैलेंस है 30,000 इक्विटी शेयर्स। विजय के पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है। एक्स लिमिटेड का बुक वैल्यू है 4,50,000, फेस वैल्यू @4,50,000, फेस वैल्यू 10 बता रखा है। ठीक है, फिर on 22nd of June 2001 he purchased another 5,000 shares of the same company for 80,000। तो 22nd of June 2001 purchase 5,000 shares same company का for 80,000। अच्छा, the director of X Limited announced a bonus of equity share in the ratio of 1 shares for 7 shares held on 10th August 2001। 10th August 2001 राइट इश्यू हुआ है। नहीं, ये बोनस बोला था, बोनस 1 shares for 7 shares held, 1:7 था रेशियो। रेशियो ऑफ 1 shares for 7 shares held on 10th August। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना हो जाए। तो रेशियो तो बना 1/7 इंटू 80 और 5 और 35,000। तो 5,000 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मिलेगी। अच्छा, फिर बोला है 31st August द कंपनी मेड ए राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3 shares for every 8 shares held, 3 for every 8 shares held on payment of 15 per shares। तो 31st of August राइट शेयर्स हुआ है 3 shares for every 8 shares held, ऐसे बोला है। एट द रेट ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ राइट इशू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राइट कितना मिलेगा, तो 30,000 5,000 35 और 5 40,000 शेयर्स पे राइट इशू होगा। तो 40,000 शेयर्स पे राइट शेयर्स मिलेगा। तो इनका सिस्टम है कि 3:8, मतलब अगर 8 शेयर्स पुराने होल्ड किए तो 3 राइट शेयर्स मिलेंगे, तो एक के बदले 3/8। तो 15,000 नंबर ऑफ राइट शेयर्स मिलने वाला है। और अगर परचेस करना है तो एट द रेट ऑफ 15 करके करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पर। ड्यू डेट द पेमेंट वाज 30th September, और इस राइट शेयर का पेमेंट 30th September को करना है। मिस्टर विजय सब्सक्राइब 2/3 ऑफ द राइट शेयर्स एंड सोल्ड द रिमेनिंग ऑफ दिस एंटाइटलमेंट टू वीरू फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 per shares। ठीक है, तो 30th September को इन्होंने परचेस कर लिया है। अब इन्होंने इसका 2 पार्ट किया है, खुद रखा है और कुछ जो है बेच दिया है। तो परचेज और सेल, परचेज कितना किया है 2/3, तो 2/3 और बेच दिया है, इसका मतलब 1/3। तो 1/3 मतलब हो जाएगा 5,000 और परचेज हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 एट द रेट ऑफ 15 यानी 1,50,000, और ये सेल हो गया एट द रेट ऑफ 2 यानी कि 10,000। और ये पेमेंट करना कब पड़ेगा, ये पेमेंट हो जाएगा इस डेट। ठीक है, और इसका हम एंट्री इसीलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उसका एंट्री होता है सेल ऑफ राइट टू पीएल। तो अगर पीएल बनाने बोलते हैं तो उसमें हम लोग दिखाते। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी सेम पॉइंट था। ये जो बिक गया था 8,000 रुपए से, ये जो 16,000 होगा, इसका एंट्री इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि सेल ऑफ राइट्स जो है वो डायरेक्टली पीएल में चला जाएगा। अच्छा, फिर बोला है ऑन 31st October विजय रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड
20% for the year ended 31st March 2001, 31st of October. तो 31st of October 2001 डिविडेंड मिला है एट द रेट ऑफ 20% करके। लेकिन कौन से पीरियड का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 20% फॉर द ईयर 31st March 2001। मतलब ये ईयर जो है 31st March 2001 जब खत्म हुआ था 1 अप्रैल 2000 का, इस पीरियड के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जा रहा है इस डेट को। ठीक है, तो अब यहाँ प्री और पोस्ट देखना पड़ेगा। अब यहाँ बता दिया डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 22nd of June टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज से जो एडजस्ट होता है वो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है। क्वेश्चन में हमें बता भी दिया कौन सा प्री एक्विजिशन है, नहीं भी बताएगा तो हम लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड मिलने में है 30,000 और 5,000 शेयर्स। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 30,000 शेयर्स पे कितना रुपए का डिविडेंड मिलेगा और जो 5,000 शेयर्स है उस पे कितने का डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 30,000 इंटू 10, 3 लाख, ये 6,000 होगा आई थिंक। 30,000 इंटू 10 इंटू 20%, 60,000 और 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, 10,000। ये 10,000 हो रहा है। अच्छा, अब इसमें से ये वाला जो है ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करने बोला है, वो होना भी चाहिए क्योंकि ये हम लोगों ने जब एक्वायर किया उसके पहले के पीरियड के प्रॉफिट से हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो ये जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है इस शेयर्स पे, ये हम लोग का हो जाएगा प्री और ये हो जाएगा पोस्ट। अच्छा, वो पोस्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास और उसके पहले के पीरियड से प्रॉफिट से डिविडेंड मिल रहा है, तो ये तो हमारा नॉर्मल राइट्स ही है, मिलना ही चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि 15 नवंबर को विजय ने 20,000 शेयर्स बेच दिए 5 रुपए प्रीमियम से, मतलब 15 रुपए करके। 15 नवंबर 2001, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 नवंबर 15th of November 2001 सोल्ड आउट कर दिया है 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15। 5 रुपए प्रीमियम यानी 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 15 रुपीज। बस हमें 31st March 2002 तक का अकाउंट्स बना के देना है, तो अकाउंट्स बनेगा 31st March 2002। मतलब सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, अमाउंट। एकदम सेम ही है क्वेश्चन, बस डेट डेटा ये सब अलग है। तो 1 अप्रैल 2001 टू बैलेंस बीडी 30,000 शेयर्स 4,50,000। फिर परचेज टू बैंक 5,000 शेयर्स फॉर 80,000। फिर बोनस 10th of August टू बोनस वर्किंग नोट 1 बना लेंगे 5,000। इसके बाद राइट इसका बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये यहाँ से बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 बैंक। कितने सारे शेयर्स खरीद रहे? 10,000 15 रुपए करके, मतलब 1,50,000।
30th ऑफ सितंबर 2001 होगा। ये डेट नहीं देना है, इस डेट डिक्लेयर हुआ है, इस डेट में पेमेंट हुआ बताया। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया नहीं था कि कब पेमेंट होगा। राइट शेयर्स खरीदना है तो कब पेमेंट करना है, नहीं बताया था तो हम लोगों ने यही डेट मान लिया। अगर नहीं बताएगा तो डिक्लेयर डेट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई डेट अवेलेबल नहीं है, और अगर बता देगा तो फिर वो डेट लेना पड़ेगा। अब इसका कोई एंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सेल जो है ये हम लोग का पीएल में चला जाएगा, क्रेडिट टू पीएल। ठीक है, तो इसका ये डायरेक्ट पीएल में बाय सेल ऑफ राइट्स बोल के चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड रिसीव होगा 30th ऑफ अक्टूबर, 31st ऑफ अक्टूबर बाय बैंक। तो डिविडेंड हो रहा है 60,000 और 10,000, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, और 60,000 यहाँ पर। जो डिविडेंड इनकम है वो यहाँ पर आता है। जो प्री मतलब जो हमें ये प्री एक्विजिशन किसी भी शेयर होल्डर को एक ही बार मिल सकता है, खरीदने के पहले के प्रॉफिट से, उसके बाद उसे जो भी मिलेगा वो पोस्ट एक्विजिशन ही होगा। अच्छा, फिर शेयर्स बेच दिए गए हैं, तो 15 तारीख को बेच दिया। इस बार बता भी दिया है कितना सारा बेचा है, तो इसका हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ पर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3। शेयर्स जो बिका है बाय बैंक 20,000, क्वेश्चन खुद बता रहा है 20,000 शेयर्स बिक रहा है 15 रुपए करके, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अब ये निकालना पड़ेगा कि बेच के प्रॉफिट है कि लॉस है, वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो शेयर्स बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो पहला कॉस्ट है 4,50,000, उसके अगेंस्ट में 30,000 शेयर्स मिला। फिर 5,000 शेयर्स खरीदे गए जिसका कॉस्ट है 80,000। फिर 5,000 शेयर्स और मिला जिसके लिए कोई कॉस्ट बेयर करना नहीं पड़ा। आफ्टर दैट 1,50,000 का कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, जिसमें 10,000 शेयर्स मिलेगा। फिर डिविडेंड का कॉस्ट एडजस्ट करने को मिलेगा 10,000, और इतना इनटू जितने सारे शेयर्स बेचे गए 20,000। तो देखते हैं कितना आता है। 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000। डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 20,000, 2,60,000। 2,68,000। हाँ, 2,68,000 कॉस्ट हुआ। बेचा कितने में हम लोगों ने, 3 लाख में, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकाल लेते, पीएल यहीं पर शॉर्ट में 3 लाख। 42,000। हाँ, 32,000। अब ये प्रॉफिट को हमें क्रेडिट करके इधर लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में 2PL बोल के। 15,11 2PL 32,000, और निकालना पड़ेगा बचे हुए शेयर्स का वैल्यू। अब क्लोज हो जाएगा तो 31 मार्च 2002 को क्लोज हो जाएगा। तो बाई बैलेंस सीटी कितने सारे शेयर्स बचेंगे, तो शेयर्स कितने हो गए थे 30, ये 5 5 10 10 20 50 50 में से 20 चला गया, तो बचे हुए शेयर्स 30,000। उसका हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू आया 6,70,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 20 है, इसके जगह 30 करने से ही पता चलेगा। उसको हम यहाँ पर करके दिखा देते, क्योंकि जगह पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। बट हम बार बार बोल रहे हैं वर्किंग नोट ऐसे करने से लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, सही तरीके से हमें प्रेजेंटेशन दिखाना। तो अब ये हम लोग का हो जाएगा 6,70,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 4,02,000। बस अब टोटल 4,02,000 प्लस 3,10,000, ये देख लेते हैं कितना। 7,12,000, इसको क्लोज कर देंगे 7,12,000, और इधर हो जाएगा 50,000, यहाँ पर आ जाएगा 60,000। अच्छा, ये भी हो जाएगा 50,000 इधर पर 30 10, हाँ ये 50,
अच्छा, यहाँ पर डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड को ईयर एंड में जो इनकम डिविडेंड है वो पीएल बोल के पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, जो कि है हम लोग का 60,000 पोस्ट एक्विजिशन वाला, वही हमारा इनकम होता है। और ये वाला टोटल करने से 4,50,000 और ये 1,50,000 मतलब 6 लाख, 6,80,000 प्लस 32,000, 32,000 प्लस 80,000 प्लस 6 लाख मतलब 7,12,000। ओके, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं सिवाय वैल्यूज के। अच्छा, ये हम लोग का 13 नंबर हुआ। अब हम लोग 14, 15 और इलास्ट्रेशन तो है वो करने से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर में जाते हैं। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें एकदम स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट लिखा था एस का, उसमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्लासिफिकेशन पे है ये वाला क्वेश्चन। कहाँ गया रिक्लासिफिकेशन, मैंने कहाँ लिखवाया था? क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन, ये रहा रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस पे है, हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला है कि ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक सेकंड, ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट। तो रिक्लासिफाई करने का मतलब, अगर क्लासिफिकेशन कैसे था इन्वेस्टमेंट का कि ये हम लोगों का लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ चीजों को परचेस किया था लॉन्ग टर्म सोच के, कोई शेयर में इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म सोच के, बट बाद में हमें लगा कि नहीं इसे बेच देना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। तो लॉन्ग टर्म कब होता है? जब मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, या तो 12 महीना या उससे ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म होता है। तो सोचा था 4-5 साल इस शेयर को होल्ड करेंगे, बट हम लोगों ने 6 महीने में बेच दिया, हो सकता है। तो फिर रिक्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोचा था कि लॉन्ग टर्म रखेंगे बट कर दिया शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म सोचा था रख लिया लॉन्ग टर्म, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर हो, कुछ भी हो। ठीक है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो भी हो सकता है। बट गोल्ड सिल्वर का एक सिस्टम ये है कि वो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदा जाता है नॉर्मल सेंस में, जब तक हमें क्वेश्चन कुछ ना बोल दे। क्योंकि कोई भी गोल्ड या सिल्वर अपने लिए परचेज जब करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले तभी वो एजम्पशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो रिक्लासिफिकेशन का मतलब सोचा कुछ था, अब कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिक्लासिफाई करना चाहती है। एस 13 के अकॉर्डिंग स्टेट द वैल्यूज एट विच द इन्वेस्टमेंट हैव टू बी रिक्लासिफाइड इन द फॉलोइंग केसेस। हमें बताना है कि अगर रिक्लासिफाई हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, मतलब ये ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने ए कंपनी में अपना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था जिसका कॉस्ट था 8.5 लाख। तो जो इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है वो 8.5 लाख का था, आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट। ये एज ए लॉन्ग टर्म लिया गया था, बट अब इसे शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्लासिफाई किया जा रहा है। द कंपनी हैड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टू 6.5 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन इन वैल्यू। अब ये शॉर्ट टर्म इन्होंने इसलिए मान लिया है क्योंकि कंपनी को देखो, ये इन्होंने ये माना है कि ये अब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखेंगे। अब ये नहीं रखने का एक रीजन भी यहाँ दिख रहा है कि कंपनी ने क्या किया, उस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को 6.5 लाख कर दिया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6.5 लाख कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में गिरावट आ गया है, और ये गिरावट परमानेंट नेचर का है। अदर देन टेम्पोररी का मतलब होता है परमानेंट नेचर का, मतलब ये रिकवर होने का कोई चांस, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, आज कोई शेयर्स का वैल्यू इतना है, कल बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये होते रहता है, बट वो टेम्पोररी होता है। बट अगर कोई परमानेंट नेचर का डिक्लाइन है, जिसे हम लोग बोलते हैं अदर देन टेम्पोररी या परमानेंट डिक्लाइन, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता है, तब एक रूल्स होता है, मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि अगर हमारे किसी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ रहा है, वो हमें पता चल जाएगा, मार्केट न्यूज से पता चल जाएगा कि ये परमानेंट डिक्लाइन है कि नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक प्रोविजंस बनाना पड़ता है। तो जितने से डिक्लाइन हुआ है उतना हमें पीएल में चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट टर्म मान लिया अपने इन्वेस्टमेंट को और उसका वैल्यू 6.5 लाख कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन उन्होंने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म इन्हें इसको रिकॉग्नाइज किया अपने इन्वेस्टमेंट को, उस समय पे फेयर वैल्यू इस इन्वेस्टमेंट का चल रहा था 6.5 लाख। तो हमारा रिक्लासिफिकेशन कैसे है, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म, तो उसका रूल्स क्या है, तो रिक्लासिफिकेशन में आते हैं व्हेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, हम लोग का यही वाला दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफर जब होगा तो हमें कैसे कौन से कॉस्ट में करना है, कौन से वैल्यू में करना है, मेड आर एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट में जो लोअर होगा उस पे हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है हम लोग का ये वाला, कैरिंग अमाउंट कितना है ये वाला, जितने में हम लोग दिखाना चाहते हैं। हाँ बोलो आंसर क्या। Lower of cost value and carrying value. That means carrying value 6.5 lakhs. Okay. हाँ दैट इज 6.5, करेक्ट, यही वाला हो जाएगा 6.5। इससे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है, तो हमें ये आंसर देना पड़ेगा 6.5 लाख। बट इसे हमें जो है लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे हम लोग करें नहीं करें हम दिखा देंगे कैसे लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया 6.5। अच्छा, उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कॉस्टिंग कॉस्ट 7 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ था 7 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट। अब ये शॉर्ट टर्म हम लोग मान रहे हैं। द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फेयर वैल्यू गिवन 8 लाख है एंड बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैरिंग वैल्यू एक ही बात है 7 लाख है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हुआ है तो हमें क्या लेना पड़ता है, कैरिंग वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर 7 lakhs. 7 लाख, ठीक है। तो 8 लाख से तो हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता है, तो यहाँ पर 7 लाख आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उल्टा है, करेंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख। तो करेंट इन्वेस्टमेंट था मतलब शॉर्ट टर्म, ठीक है, 10 लाख कॉस्ट are to be reclassified as long term as the company wants to retain them, कंपनी रखना चाहती है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा ऑब्वियसली। द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, अब इन्होंने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कर लिया है और मार्केट वैल्यू 12 लाख बता दिया है। अब इसमें क्या रूल्स होता है वो देख लेते हैं। When current investment are reclassified as a long-term investment, transfers are made at lower of cost or fair value. Lower of cost or fair value. So this is cost and this is market value. Fair value माना जा सकता है तो cost और fair value whichever is lower. तो क्या आंसर होगा 10 lakhs. 10 लाख, ठीक है। तो हमें ये बताना पड़ेगा, बट सिर्फ ऐसे तो हम लोग लिख के नहीं आ सकते, कम से कम 6 मार्क्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। दिखा रहे I'm theoretical है. हाँ थियोरेटिकल, ये पॉइंट थियोरेटिकल, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा। कहाँ गया इसका आंसर, ये ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा कि कौन से एज के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं। एज पर एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करेंट, ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। मींस जो मैंने लिखवाया अगर इसी को लिख देंगे कि एज पर एज 13 रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हैं कि इसमें ये प्रोविजंस जो है बन रहा है, ठीक है। ट्रांसफर आर मेड एट कॉस्ट और एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो देखो मीनिंग सेम होना चाहिए। एंड वेयर द इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करेंट टू लॉन्ग टर्म, द ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये लिख लिया जो मैंने लिखा है। फिर यहाँ पर यहाँ जो केसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू रिक्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहले वाले केस में इन दिस केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन द कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट लेस देन द कॉस्ट था, हेंस द रिक्लासिफाइड करेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट 6.5 लाख इन द बुक्स, ठीक है। तो वहां पर हम लोग का क्या हुआ था अगर याद है तो, हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था जो कि 8.5 लाख इसका कॉस्ट था, ठीक है, 8.5 लाख कॉस्ट था। और उसके बाद हम लोग इसे शॉर्ट टर्म में रिक्लासिफाई करना चाहते हैं। फेयर वैल्यू आया था मेरे हिसाब से, मुझे इतना याद आ रहा है 6.8 लाख और बुक वैल्यू हुआ था 6.5 लाख। तो हमें लेना था इन दोनों पे लोअर जो होता है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं होता है, 6.5 लाख, तो वही लिखा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज, कैरिंग अमाउंट जो है ये वाला कैरिंग अमाउंट जो है ये लेस था, कॉस्ट से भी लेस था, 8.5 से भी कम था, हेंस द रिक्लासिफाइड
current investment should be carried at 6.5 lakh. सेकेंड वाले में द कैरिंग और बुक वैल्यू ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज सेम एज कॉस्ट, और वहां पर दोनों ही 7 लाख था। यहाँ पर हम लोग का वही लॉन्ग टर्म से हम लोग का जो है शॉर्ट टर्म हो रहा था, कॉस्ट 7 लाख था, पेयर वैल्यू 8 लाख दिया था, बुक वैल्यू 7 लाख दिया था, तो दोनों सेम था इस केस में। तो यहाँ पर दिया वही चीज लिखा है, लैंग्वेज में सेम था 7 लाख, हेंस इन दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासिफाइड एट करंट इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू ऑफ 7 लाख। तो ये 7 लाख में क्लासिफाई होगा, या फिर सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच एवर इज लोअर, तो 7 ही आ रहा है। और जो नेक्स्ट लास्ट वाला था, इन दिस केस रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट 10 लाख। यहाँ पर हम लोग का हुआ था कुछ इस तरीके से, ये हम लोग का था करेंट इन्वेस्टमेंट, मुझे जितना याद आ रहा है कॉस्ट था 10 लाख, ठीक है, रिक्लासिफाइड हुआ, और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो कंसीडर हुआ 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन दिस केस रिक्लासिफिकेशन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट 10 लाख। तो यहाँ भी हमें लोअर लेना पड़ता है, तो ये 10 लाख में जो है रिकॉर्ड होगा एज कॉस्ट, कॉस्ट जो ये है इज लेस देन मार्केट वैल्यू, दैट इज 12 लाख। तो ये लिखना पड़ेगा, लिखने से नंबर मिलेगा, सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करके आ जाएंगे तो वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमें प्रोविजंस पहले बनाना पड़ेगा कि कौन से एज के अकॉर्डिंग हम लोग ये आंसर दे रहे हैं, देन आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 14th नंबर वाला हो गया। इसके बाद देखो कौन सा वाला बाकी है, 14th के बाद 15, 15 में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल, अच्छा 15, एक क्वेश्चन 15 भी है, बट अच्छा रुको, ये शायद मैंने ना ओल्ड वाला पीडीएफ खोल लिया, इस वजह से 15 नहीं दिख रहा है, बाकी 15 भी एक क्वेश्चन है। मीन्स 30, हाँ ये रहा 15 एक क्वेश्चन है। मैंने ओल्ड पीडीएफ ओपन कर लिया, तो यहाँ पर बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स of another company with intention to hold the shares for short term period। अच्छा, तो ये जो शेयर्स है इसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करने का सोचा है ऑन 30th नवंबर 2021 एट ए कॉस्ट ऑफ 4,25,000। अच्छा, तो ये जो शेयर्स खरीदे गए थे ये कब खरीदे गए हैं, 30th ऑफ नवंबर, और कितने में खरीदे गए हैं, 4,25,000। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बता देते हैं कि एक कंपनी है जिसने इन्वेस्ट किया शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी विद इंटेंशन टू होल्ड द शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म ऑन 30th ऑफ नवंबर। तो ये शेयर्स शॉर्ट टर्म के पर्पज से खरीदा गया है 4,25,000 कॉस्ट बेयर करके। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज, इन्होंने पहले गोल्ड भी परचेज किया 8 लाख एंड सिल्वर फॉर 3,50,000 ऑन 31st March 2001। तो गोल्ड खरीदा है 8 लाख से, ठीक है, और सिल्वर 3,50,000 से, और ये परचेज डेट है 31st March 2001। अच्छा, यहाँ पर 2001, यहाँ पर 2021 कर दिया। ये थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट वैल्यू बता दिया 31st March, ये सब वैल्यू है 31st March 2004 का। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज फॉलोज, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ विल the above investment be shown individually and in total in the books of accounts of this company for the year ending 31st March as per the provision of AS 13। तो AS 13 के provisions के according ये वाले जो मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का टोटल कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट हम लोग को बताना है कि कितने का ये इन्वेस्टमेंट हमें दिखेगा, ठीक है। तो शेयर्स क्या है, शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, ठीक है। तो शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है 30th नवंबर 2021 को, हमें वैल्यूएशन करना है 31st March 2024 को, इसका वैल्यू दिया है, बट ये बोल रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, ये तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम देख लेते हैं इसका डेट क्या होना चाहिए सही से।
एक सेकेंड, 31 मार्च 2024 को हमें वैल्यूएशन करने बोला है कि क्या वैल्यूएशन होगा, और ये खरीदा गया है नवंबर 2021, तो ये तो शॉर्ट टर्म से ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये 21 के जगह ये 4 होने से ठीक होता, तब नवंबर, तो ये मार्च मतलब 3 होना चाहिए। देखते हैं, ये डेट जो है ठीक मैच नहीं हुआ यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि ये सब एक्स दे के दे रखा है, इसको ऐसे चेंज करने गया होगा ये लोग, तो इसमें डेट जो है इधर उधर का लग गया। एक सेकंड हम देख लेते हैं दूसरे किसी पीडीएफ में मुझे। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या सोल्यूशन किया है। तो इतना बता सकते हैं कि ये गोल्ड जो है ये मेरा जो है, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम बता देते कैसे हमें आंसर देना है। मैं 31 मार्च को वैल्यूएशन बताने के लिए बोला है। ये 8 लाख का है, ये 3.5 लाख का है। हम गोल्ड और सिल्वर का बता देते, फिर वहां देखते हैं डेट के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है। ये वैल्यूएशन हमारा 31 मार्च 2004 का है। तो गोल्ड सिल्वर तो दिख ही रहा है कि हमें अगर कुछ ना भी बोले तो ये परचेस हुआ है 31 मार्च 2001 को। ठीक है, 31 मार्च 2001 को ये परचेस हुआ। ये दो डेट है, 31 मार्च 2001 को। हमें 31 मार्च 2004 में इसका वैल्यूएशन बताने के लिए बोला है। तो ये लॉन्ग टर्म दिख रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। वैसे भी तो गोल्ड सिल्वर लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, यहाँ पर दिख भी रहा है कि लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसमें हमारे वैल्यूएशन कैसे होने चाहिए। तो ये कोई रिक्लासिफिकेशन नहीं, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। यहाँ नहीं बोला है कि कोई रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। तो अगर सिंपल क्लासिफिकेशन है और हम लोग का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है, अगर वहां कोई परमानेंट डिक्लाइन नहीं दिख रहा है। तो ये गोल्ड और सिल्वर में तो कोई डिक्लाइन वगैरह हमें बोल नहीं रहा है, तो कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए। तो गोल्ड 8 लाख पे और ये 3.5 लाख पे जो है वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड होना चाहिए 8 लाख पे और सिल्वर होना चाहिए 3.5 लाख पे। ठीक है, ये आंसर मेरा होना चाहिए। ये हो जाएगा। और शेयर्स का अगर मेरा शॉर्ट टर्म है, जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है शॉर्ट टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म मान के करते हैं, डेट गलत है ऐसे मान के, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं अगर हमारे पास फेयर वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो कॉस्ट है 4,25,000 और मार्केट वैल्यू 3,50,000। तो विच एवर इज लोअर, तो शेयर्स का वैल्यू हमारे 3,50,000 पे होने चाहिए। अब टोटल अगर पूछे तो 3,50,000 प्लस 3,50,000 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख और 8 लाख 15 लाख हो जाएगा। ये आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। डेट जो है वो तो शेयर्स का शॉर्ट टर्म दिखा नहीं रहा है, तो हम यहाँ से देख के पढ़ के बता देते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। दस द शेयर्स गोल्ड एंड सिल्वर विल बी सोन एट, ये रहा शेयर 3,50,000 में, गोल्ड 8 लाख में, ठीक है, एंड 3,50,000 में सिल्वर रेस्पेक्टिवली, एंड हेंस टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड, ये जो मैंने भी टोटल किया 15 लाख फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, एज पर एज 13, क्योंकि एज 13 ने बोल रखा है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कैसे वैल्यू करना है, शॉर्ट टर्म है तो कैसे वैल्यू करना है। तो यहाँ तो कोई डिक्लाइन वाला प्रोसेस था ही नहीं, तो सिंपल हो गया। अब देखते हैं क्या बोला है। यहाँ प्रोविजंस लिखा होगा, एज पर एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इफ द इन्वेस्टमेंट इज परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड लेस देन 1 year, then it will be classified as current investment and to be carried at lower or cost of fair value। तो मैंने भी वही लिखा है, वही लिखना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज 13 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मतलब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखवाया हुआ है कि शॉर्ट टर्म मतलब कितना समय होता है। कहाँ लिखवाया था, 12 मंथ से कम होता हो, कहीं पर तो लिखवाया था अदर देन 12 मंथ, जो भी हो वो तो पता ही है, लेकिन लिखवाया हुआ है, इधर उधर कहीं पर चला गया होगा। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो दैट इज इन केस ऑफ शेयर्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ये था, मार्केट वैल्यू इतना था, मैंने इसीलिए ये वाला चूज किया था, तो वही इतना हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर आर जनरली परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 year until and unless given otherwise। वही मैंने बोला, क्वेश्चन कुछ ना बोले, always assume long term, hence the investment in gold and silver purchased on 31st March 2001 should
कंटिन्यू टू बी सोन एट कॉस्ट, ये कॉस्ट में ही दिखेगा क्योंकि देयर इज नो अदर देन टेम्पोररी डिमिनिशन, मतलब कोई डिक्लाइन तो है नहीं 31 मार्च 2004 को 8 लाख और 3.5 लाख रेस्पेक्टिवली। दो द मार्केट वैल्यू हैव बीन इंक्रीज, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होने से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ता है। अगर ये डिक्लाइन हुआ देन कंसेप्ट अलग होगा, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं तो हम इस पे दिमाग नहीं लगा रहे, जिस पे आएगा हम बता देंगे। ये 15th नंबर का हम लोग का हो गया। इसके बाद हमारे पास बचता है और दो ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 15th हो गया। अब इलास्ट्रेशन 2 और 4 तो वो मुझे यहाँ भी मिल जाएगा मेरे यहाँ पर, ये जो पीडीएफ इलास्ट्रेशन 2 और 1 हो गया। 4 वाला भी सेम है, ये गोल्ड सिल्वर वाला, वो पहले कर लेते फिर इलास्ट्रेशन 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है Innovative Garment Manufacturing Company Limited investment in shares of another company on 1st October 2023 at a cost of 2,50,000। तो ये शेयर्स जब खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं 2,50,000 रुपीज से एंड डेट ऑफ परचेज 1st October 2023। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड 4 लाख, गोल्ड परचेज किया गया है 4 लाख पे, सिल्वर 2 लाख पे, ठीक है, ये सब कॉस्ट है। और ये परचेज हुआ है 1 मार्च 2001 पे, 1 मार्च 2001 पे। मार्केट वैल्यू 31 मार्च ये वाला, ये वैल्यू है 31 मार्च 2004। हाउ एवब इन्वेस्टमेंट विल बी सोन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ मेसर्स इनोवेशन मार्केट गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004 एज पर प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। एज 13 के हिसाब से हमें कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ये शेयर्स तो जो दिख रहा है 1 अक्टूबर से हमें 31 मार्च तक का वैल्यू करने बोला है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, वैसे देखने से तो ये 6 मंथ्स का पीरियड है, लेकिन कहाँ बोला है कि ये शेयर्स हम लोग सोल्ड आउट करें, नहीं कर रहे तो आगे भी होल्ड कर सकते हैं। देन हमें पता नहीं कि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए लिए गए कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोला है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमें आंसर दोनों के बेसिस पे देना चाहिए। अगर हमारा शेयर लॉन्ग टर्म है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर हमारा शेयर शॉर्ट टर्म होल्डिंग पे जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर लॉन्ग टर्म पे होगा तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा, अभी हम लोगों ने रूल्स देखा ना, लॉन्ग टर्म पे होगा तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा, मतलब 2,50,000 पे। और अगर शॉर्ट टर्म में होगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर तो 2,25,000 पे वैल्यू होना चाहिए। और ये 2,50,000 पे तभी होगा अगर इस पे कोई परमानेंट डिक्लाइन है नहीं इस शेयर्स पे, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर का क्या हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर भी जब तक हमें कुछ नहीं बोलेगा, वैसे ये दिख रहा है लॉन्ग टर्म है क्योंकि 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 कुछ नहीं बोलेगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑलवेज एज्यूम गोल्ड एंड सिल्वर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। देन इसमें क्या हो जाएगा, कॉस्ट में वैल्यू करना पड़ेगा, तो ये 4 लाख और ये हो जाएगा हम लोग का 2 लाख। तो गोल्ड और सिल्वर के केस में 4 लाख और 2 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें आंसर देना पड़ेगा। अब देख लो आंसर क्या बोला है, तो हम ये यहाँ पर ऐसे हटा देते हैं ये चीज, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है एज पर एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इफ द इन्वेस्टमेंट इज परचेज विद इंटेंशन टू होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताया था, लेस देन 1 ईयर, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट। देन ये करेंट इन्वेस्टमेंट एंड एट टू बी कैरिड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, दैट इज इन दिस केस lower of cost 2,50,000 and market value 2,25,000, that is 2,25,000। मैंने वही बोल रखा है, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म मान रहे हैं तो 2,25,000 पे वैल्यू होगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म मानेंगे तो 2,50,000 पे होगा। तो आगे पढ़ के देखते वो भी बोला होगा, क्योंकि दोनों चीज बताना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारे लिए क्लियर नहीं है तो हमें दोनों पे ही बताना पड़ेगा। इफ इक्विटी शेयर्स आर एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर देन शुड बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बी शोन एट कॉस्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। However, provisions for diminution मतलब वही permanent decline other than जो है temporary या फिर permanent decline, तो फिर हमें provision बनाना पड़ेगा should be made to recognize decline if other than temporary in the value of investment, ठीक है। यहाँ बताया नहीं कि इतने में होना चाहिए, बस बोल दिया है कि cost पे तो ये 2,50,000 इसीलिए, ठीक है। हम लोग चाहे तो खुद से लिख सकते हैं। और ये गोल्ड और सिल्वर 4 लाख और 2 लाख पे हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर का देख लो, बोल रहा है जनरली परचेज विथ इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड मोर देन 1 ईयर until and unless given otherwise, तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। hence the investment in gold and silver purchased on 1st March 2001 should continue to be shown at cost since there is no other than temporary diminution, मतलब किसी तरीके का डिक्लाइन हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है। as on 31st March 2004
that is for 4 lakh and 2 lakh, ये दिख रहा है रेस्पेक्टिवली, दो देयर मार्केट वैल्यू हैव बीन इंक्रीज, मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज हुआ है, फिर भी हमें कॉस्ट पे ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इस वजह से। तो इलास्ट्रेशन 2 कंप्लीट एंड इलास्ट्रेशन सॉरी 4 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग 2 करेंगे। 2 में आते हैं यहाँ पे ये वाला, X Limited on 1/1/2001 had made an investment of 600 lakh in the equity share of Y Limited, of which 50% is made in the long term category। अच्छा, तो ये हम लिख के दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा मुझे बता देना पड़ेगा क्या क्या बोला, इसमें 3-4 पॉइंट बता रखा है, तो ये हम बता देते हैं। इलास्ट्रेशन 2 छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं, 5 मिनट लगेगा। कॉस्ट है 600 लाख इन्वेस्टमेंट का, वही बोला है कि X Limited on 1/1/2001 had made an investment of 6 lakh, ये है 1/1/2001 in the equity shares of Y Limited, of which 50% is made in the long term category and rest टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। तो ये परचेज हुआ था, उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने मान लिया है 50% और जो लॉन्ग टर्म है वो भी मान लिया इन्होंने 50%। तो फिर कॉस्ट को भी डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर 300 लाख और 300 लाख के हिसाब से हम लोग मान लेंगे 50-50% रखा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2001 बिकम 200 लाख एज वाई लिमिटेड लॉस्ट ए केस ऑफ कॉपीराइट। अच्छा, बोल रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट में आज अगर ये इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो 31 मार्च 2001 को सिर्फ 200 लाख मिलेगा, तो मार्केट वैल्यू इसका बन चुका है 200 लाख। कौन से डेट पे? 31 मार्च 2001 पे। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने, ये जो कंपनी है जिसके शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वाई लिमिटेड, इन्होंने केस जो है वो हार गए हैं कॉपीराइट वाला। अब केस हारने से मार्केट में रेपुटेशन अलग हो जाता है, तो शेयर का प्राइस गिर गया। From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value is not temporary in nature। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है 600 से सीधा 200 मतलब 400 लाख का जो डिक्लाइन हुआ है, ये बोल रहा है कि ये कोई टेम्पोररी नेचर का नहीं है, मतलब ये परमानेंट है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता दिया है। ठीक है, तो ये परमानेंट डिक्लाइन है, मतलब कंपनी को अब फिर से रिकवर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये परमानेंटली डिक्लाइन हो चुका है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2001? कैसे करके हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे? तो मार्केट वैल्यू को भी हम लोग एपोर्शन कर देंगे, तो यहाँ 100 लाख और यहाँ पर भी हो जाएगा 100 लाख। ठीक है, तो हमारे दो तरीके का है। तो करेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कॉस्ट इतना है, मार्केट वैल्यू इतना है, तो इसमें रूल्स क्या होता है? इसमें रूल्स होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है। Yes, ma'am. हाँ, तो अगर इसमें भी कोई रिडक्शन हुआ, ठीक है, तो पहले तो विच एवर इज लोअर लेना होता है, और अगर रिडक्शन हुआ तो चार्ज टू पीएल। तो यहाँ पर विच एवर इज लोअर, तो लोअर मेरा क्या है? मार्केट वैल्यू, तो 100। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में होता है लॉन्ग टर्म में होगा एट कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म में होगा एट कॉस्ट, लेकिन परमानेंट डिक्लाइन है कि नहीं वो देखना है, तो इसमें होता है एट कॉस्ट। अगर एट कॉस्ट देखे तो वो 300 लाख होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रोविजंस भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट डिक्लाइन। ठीक है, तो कितने का डिक्लाइन हुआ है? प्रोविजन उतने का बनेगा, तो प्रोविजन बन जाएगा 300 माइनस 100 यानी कि 200 लाख का प्रोविजन बन जाएगा। और वैल्यू किस पे होगा? वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट पे यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ था कि अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो क्या रूल्स होगा? इफ देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्पोररी देन प्रोविजन इज मेड एंड चार्ज टू पीएल, तब पीएल में चार्ज होगा, तब हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? अब हमारा हो गया है 200 लाख और 300 लाख। ठीक है, 100 लाख से डिक्लाइन हो गया है, तो कॉस्ट अभी कितने में आ गया है? 200 लाख में आ गया। ठीक है, और मार्केट वैल्यू है 100 लाख, तो विच एवर इज लोअर यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 100 लाख।
ऐसे होना चाहिए वैल्यू। चलो देख लेते एक बार पढ़ के, ये वाला हमारा लास्ट है, काफी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, तो बात नहीं, बता देते हैं। यहाँ पर बोला है एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट 600 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, आउट ऑफ द सेम द कंपनी इंटेंड्स टू होल्ड 50% लॉन्ग टर्म, दैट इज 300 लाख, एंड रिमेनिंग एज टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, दैट इज 300 लाख। तो मैंने वही यहाँ पर लिख के दिखा दिया, 300 करके डिवाइड करके दिखा दिया, वो इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है, तो हम लोग भी लैंग्वेज में लिख ही लेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द इन्वेस्टमेंट has been held by X Limited only for 3 months, ये 3 months ऐसे हो रहा है, ये मार्केट में ये कंडीशन, ये परचेज यहाँ हुआ, ये कंडीशन यहाँ पर हुआ, तो ये टाइम पीरियड जो है ये 3 months हो रहा है, जैन फेब मार्च, तो वही बोला है, ठीक है। अच्छा, as sorry, हाँ, as AS13 lays emphasis on intention of the investor to classify the investment as current or long term even though the long term investment may be readily marketable। तो बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि AS13 लेस एम्फेसिस ऑन इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का इंटेंशन क्या है, कि इन्वेस्टमेंट को करंट के हिसाब से रखना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है, वो बताना पड़ता है। इवन दो द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बी रेडिली मार्केटेबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉर्मली मार्केटेबल होता है, मतलब इजीली मार्केट में सेल हो जाता है, अगर वो नहीं भी लिखी ये पॉइंट चलेगा। इन द गिवन सिचुएशन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट बिकम्स 200 लाख, अगर पूरा रियलाइजेबल वैल्यू देखे जो बन रहा है हम लोग का 200 लाख, और अगर हम लोग इसे अपोर्शन करते हैं तो ये रहा, दैट इज 100 लाख फॉर करंट इन्वेस्टमेंट एंड 100 लाख फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैंने जो टेबल पे लिखा है वही यहाँ पर लैंग्वेज में बना दिया है। फिर बोल रहा है एज पर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट को किस में दिखाते हैं, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, तो वो मैंने लिखवाए हुए प्रोविजंस पे लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं, ये रहा मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर विच एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, मार्केट वैल्यू जनरली प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू। एक्चुअली फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि जहां पर बहुत सारे सेलर और बायर होते हैं उस चीज का हमें फेयर वैल्यू पता होता है। तो बोल रहे हैं क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट का एक्टिव मार्केट रहता है तो मार्केट वैल्यू जनरली हमें फेयर वैल्यू भी दे देगा, बट हमें यहाँ क्वेश्चन में फेयर वैल्यू बताया था कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंगली द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट शुड बी, तो उसके हिसाब से शुड बी रियलाइजेबल वैल्यू 100 लाख, तो रियलाइजेबल वैल्यू है 100 लाख, द रिडक्शन ऑफ 200 लाख इन कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर भी वही होगा, ये जो डिक्लाइन हुआ है ना ये भी हमारे पीएल में चला जाएगा, मतलब 200 माइनस 100 यानी 300 माइनस 100 यानी 200 लाख जो है ये चार्ज टू पीएल हो जाएगा। ये भी मेरा लिखवाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए चार्ज टू पीएल हो जाए, ये रहा, एनी रिडक्शन इज चार्ज टू पीएल, चार्ज टू पीएल हो जाएगा, वही बोला है। फिर बोल रहा है द स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट्स दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट, तो इस स्टैंडर्ड से हमें ये पता चल चुका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कैरिड होता है कॉस्ट पे, हाउएवर व्हेन देयर इज डिक्लाइन अदर देन टेम्पोररी, जो कि इस क्वेश्चन में है कि परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट द कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन, तो कैरिंग अमाउंट को हमें कम कर देना है डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, 300 का चीज 100 में हो गया तो 200 से हमें डिक्लाइन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Y Limited lost a case of copyright which drastically reduced the realizable value of its shares to 1/3, which is quite substantial figure, तो 1/3 से कम हो गया, 1/3, ठीक है। तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो गया, और वैसे भी हमें क्वेश्चन डायरेक्टली बता दिया है कि अदर देन टेम्पोररी है, ठीक है, तो फिगर से वैसे पता नहीं चलता है, क्वेश्चन में कुछ भी फिगर दे सकता है, बट यहाँ बोला है 1/3, तो फिर ठीक है हम लोग भी लिख सकते हैं। Losing the case of copyright may affect the business and performance of the company in the long run. Accordingly, it will appropriate to reduce the carrying amount of long-term investment by 200 lakh and sold the investment at 100 lakh. तो हमें 200 lakh से कम करके 100 lakh में दिखा देना चाहिए. Since the downfall in the market of the shares is other than temporary, question खुद बताया other than temporary, the reduction of 200 lakh in the carrying value of long-term investment will also be charged to the स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और जो हमारा वैल्यू डाउन हुआ है वो हम लोग पीएल में दिखा देंगे, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मेन पॉइंट जो भी हम लोग यहाँ टेबल में किए उसी चीज को लिखने से ही होगा, इतना कुछ लिखने का मतलब इतना वैसे भी लिखते हुए कंसाइज तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो बस मेन पॉइंट हमें लिख देना है कि क्यों क्या होगा, ठीक है। तो 3 पैरा में हमेशा इसमें आंसर देना चाहिए, इसमें पहला तो क्या प्रोविजन बता रहे, देन इस केस में क्या हुआ, आफ्टर दैट द कंक्लूजन, तो ये भी हम लोग का
मैंने लगा दिया क्रॉस, ये भी हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया। एज 13 ही कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू वगैरह हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Okay, ma'am. Thank you so much.